हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हुआ हूं TRE 1, TRE 2, TRE 3 एंड री एग्जाम में पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पार्ट 4 को। तो इससे मैंने आपको 3 पार्ट करा रखा है और आज जो है आपका PYQ का पार्ट 4 है। और इस सेशन को देख लेने के बाद भाई आपके यहाँ पर 70% आपके टॉपिक क्लियर हो जाते हैं, 70% क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और भाई आप लोग अगर BPSC TRE, BPSC 71st स्पेशल एडुकेटर या फिर लाइब्रेरियन की वैकेंसी में इससे भी पढ़ करके एग्जाम देते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में कर लोगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ और जितने भी प्रश्न यहाँ पर आते हैं मैं उसका फुल्ली पोस्टमार्टम करता हूँ, फुल्ली टोटल डिस्कशन करता हूँ किसी भी टॉपिक का। तो डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, बेहिचक जुड़ जाइए आप लोग मेरे साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल डिस्कशन देखने को मिल रहा है। और इससे भी पहले जो मैंने सेशन कराए हैं सभी को आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें जो है TRE 1, 2, 3 के जितने भी प्रश्न हैं सभी का मैं यहाँ पर मिक्स सेशन कराता हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि इसमें आपको TRE 3 का कभी क्वेश्चन दिखे, कभी TRE 2 का क्वेश्चन दिखे, कभी TRE 1 का क्वेश्चन दिखे। इस तरह से क्वेश्चन होगा क्योंकि यहाँ पर मैं मिक्स सेशन करा रहा हूँ। बट आपको इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे जो आपके 1, 2, 3 एंड री एग्जाम में पूछे गए हैं। तो भाई आप लोग अच्छे ढंग से इसे देखिए एंड यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत सारे डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ आपके प्रश्नों को। एंड हमारा फर्स्ट प्रश्न है, बिहार को बंगाल से अलग। तो भाई ये बता दो आपको बिहार को बंगाल से अलग कब किया गया था। क्या वह 1910 था, 1912 था, 1914 था, एक से अधिक था या फिर कोई नहीं। तो भाई मैंने आपसे पहले भी डिस्कस कर रखा है दिल्ली दरबार के बारे में। तो दिल्ली दरबार में ही ये डिसीजन लिया गया था कि जो बिहार को बंगाल से अलग किया जाएगा। और दिल्ली दरबार में टोटल 3 डिसीजन लिए गए थे और तीनों के तीनों डिसीजन आपको याद होने चाहिए। तो दिल्ली दरबार में टोटल कितने डिसीजन, तो 3 डिसीजन लिए गए थे। कौन कौन सा डिसीजन गया था। तो पहला डिसीजन था कि बिहार को बंगाल से अलग किया जाएगा, बिहार को बंगाल से अलग। तो बिहार को बंगाल से अलग किया जाएगा, ये एक डिसीजन था दिल्ली दरबार का। दूसरा डिसीजन लिया गया था राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली किया जाएगा, राजधानी को कलकत्ता से कहाँ, तो भाई दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा। और थर्ड इनका डिसीजन था कि बंगाल विभाजन जो है रद्द होगा, बंगाल विभाजन जो लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल विभाजन उसे रद्द करने की बात करी गई थी। और ये सभी डिसीजन फैसला जो है इन तीनों का फैसला कब लिया गया था, तो फैसला 1911 में लिया गया था, 1911 में फैसला लिया गया था। 1911 में भाई दिल्ली दरबार हुआ था और 1911 में फैसला लिया गया था। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि बिहार को बंगाल से अलग करने का जो है डिसीजन वो कब लिया गया, तो 1911 में। बट लागू कब हुआ, तो लागू हुआ था, ये हुआ था 1912 में। कब हुआ था लागू, तो 1912 में। फैसला तो 1911 में ही आ गया था लेकिन लागू 1912 में हुआ था। कलकत्ता से दिल्ली जो राजधानी करने का फैसला 1911 में था बट लागू ये भी कब हुआ था, तो 1912 में ही हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। तो यहाँ पूछा गया है बिहार को बंगाल से अलग किया गया। तो देखो इसका जो फैसला था वो 1911 में ले लिया गया था बट अलग कब किया गया, तो अलग किया गया था 1912 में। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट देखने को मिल रहा है आपको। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने कब यह घोषणा किया कि हम भारत को जून 1948 तक छोड़ देंगे, भारत को जून 1948 तक छोड़ देंगे। तो ये ब्रिटिश ने कब घोषणा किया था। तो देखो ब्रिटिश में किसने ये घोषणा किया था, तो भाई ब्रिटिश में जो है क्लीमेंट एटली ने इस बात की घोषणा करी थी। क्लीमेंट एटली में नेक्स्ट टाइम ये पूछ लेगा कि किसने घोषणा किया था, तो क्लीमेंट एटली ने इस बात की घोषणा करी थी। तो क्लीमेंट एटली ने भाई इस बात की घोषणा करी थी कि भारत को जो है जून 1948 तक आजाद कर दिया जाएगा। तो किसने घोषणा किया था, तो क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया था। नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया था कि भारत को जून 1948 तक छोड़ देंगे। और कब ये घोषणा किया था ये पूछ रखा था, तो 10 मार्च 1948 नहीं 20 फरवरी 1947 को इस बात का घोषणा किया था क्लीमेंट एटली ने कि भारत को जो है जून 1948 तक में आजाद कर दिया जाएगा। तो 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा किया गया था क्लीमेंट एटली के द्वारा कि भारत को जून 1948 तक आजाद कर दिया जाएगा। ध्यान रखिए आप लोग।
आई होप आप लोग यहाँ पर सभी बातों को यहाँ पर समझ रहे होंगे। एंड ये सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा आपके एग्जाम के लिए, तो अच्छे से देखें आप लोग, बिल्कुल कॉन्शियस होकर के देखें। यहाँ पर कोई भी अगर डाउट हो तो भाई कमेंट में पूछ लिया करना आप लोग। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग बंगाल आंदोलन किसने किया? तो भाई यंग बंगाल आंदोलन, ये तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे। यंग बंगाल आंदोलन पूछ ले या फिर युवा बंगाल आंदोलन भी पूछ सकता है। अगर यंग चाहे युवा कुछ भी दे दे, यंग पूछ ले या युवा बंगाल आंदोलन पूछ ले, तो दोनों में से जो भी पूछ ले तो डरना नहीं है, सेम ही प्रश्न है यहाँ पर। तो यंग बंगाल आंदोलन या युवा बंगाल आंदोलन पूछ ले, किसने करा था? कैंपवेल ने, हेनरी विवियन डेरेजियो ने, अगस्ता सिक्की ने, एक से अधिक ने, या फिर कोई नहीं। तो भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हेनरी विवियन डेरेजियो ने जो है यंग बंगाल आंदोलन या युवा बंगाल आंदोलन चलाया था। अगस्ता सिक्की से आपको क्या याद रख लेना है कि इन्होंने भारत की पहली पत्रिका बंगाल गजट, बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। बंगाल गजट का प्रकाशन किया था जेम्स अगस्ता हिक्की ने। कब? तो 1780 में, 1780 में। और भारत का ये पहला समाचार पत्र था। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? जेम्स अगस्ता हिक्की ने 1780 में, ध्यान रख लेना है आपको। एंड हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबू कुंवर सिंह। तो भाई बाबू कुंवर सिंह, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, की मृत्यु कब हुई? तो भाई बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु के बारे में पूछ रखा है। तो देखो बाबू कुंवर सिंह से तो एक एग्जाम आपके, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स हो, चाहे वो टीआरई 4 का ही एग्जाम हो, बीपीएससी 71 का हो, या फिर स्पेशल एजुकेटर का हो, लाइब्रेरियन का हो, कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी हो, या फिर बिहार की किसी भी वनडे एग्जाम का ही प्रश्न क्यों ना हो, तो बाबू कुंवर सिंह से अगर क्वेश्चन नहीं पूछा तो समझ लो वो क्वेश्चन ही अधूरा है। बिहार का कोई भी एग्जाम हो, बाबू कुंवर सिंह के बिना अधूरा रहता है। तो कुंवर सिंह वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इसको याद जरूर करना है आपको। तो बाबू कुंवर सिंह, तो बाबू कुंवर सिंह से याद रख लेना कि बाबू कुंवर सिंह का पहले तो जन्म ही याद रख लो। टोटल डिटेल बता देता हूँ। 1777 में इनका जन्म हुआ था, बाबू कुंवर सिंह का 1777 में जन्म हुआ है। नेक्स्ट याद रख लीजिएगा, इनका जो डेथ हुआ है भाई वो कब हुआ है? तो अप्रैल 1858 में, अप्रैल 1858 में इनका जो है डेथ हो गया था, मृत्यु हुआ था, डेथ, ठीक है। और डेट पूछ ले तो 26 अप्रैल 1858 को इनका डेथ हुआ था, ठीक है। एक प्रश्न होता है कि कुंवर सिंह प्रविष्ट कब हुए थे बिहार में, तो याद रख लेना है 22 अप्रैल 1858 को जो है बाबू कुंवर सिंह ये बिहार में प्रविष्ट हुए थे। बिहार में प्रविष्ट हुए थे। कहाँ पर प्रविष्ट हुए थे? तो 22 अप्रैल 1858 को बिहार में प्रविष्ट हुए थे बाबू कुंवर सिंह। उसके बाद नेक्स्ट याद रख लेना है कि 23 अप्रैल 1858 को, 23 अप्रैल 1858 को लीग्रांट से लड़ते हुए, किससे? तो लीग्रांट से लड़ते हुए बाबू कुंवर सिंह घायल हो गए थे। लीग्रांट से लड़ते हुए बाबू कुंवर सिंह घायल हुए थे, ठीक ना। हुए कुंवर सिंह क्या हुए? कुंवर सिंह घायल हो गए। कुंवर सिंह घायल हो गए थे और उनको अपना हाथ जो है काटना पड़ा था खुद से, ठीक है। उसके बाद 26 अप्रैल 1858 को उनका डेथ हो गया था। आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि बाबू कुंवर सिंह की लड़ाई किसने, लड़ाई जो है वो किसके किसके साथ हुई, तो याद रख लीजिएगा लिग्रांड के साथ। लिग्रांड के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ा है। उसके बाद किसके साथ? विसेंट आयर के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ा है, विसेंट आयर के साथ। और एक याद रख लीजिएगा डनवर के साथ, कैप्टन डनवर के साथ लड़ाई लड़ा है, ठीक है। आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने कहां से करा, तो याद रख लेना है जगदीशपुर से। जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। 1857 की क्रांति का क्या किया है? क्रांति का नेतृत्व किया है जगदीशपुर से। जगदीशपुर जो आपके ये बिहार में पड़ता है जगदीशपुर, तो वहां से बाबू कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का भाई नेतृत्व करा था, ठीक है। तो बाबू कुंवर सिंह से जो भी प्रश्न बन सकते थे हो गए हैं यहाँ पर। रुक जाओ भाई एक सेकंड।
अब देखो यहाँ विद्रोह से क्वेश्चन पूछा है, तो विद्रोह से भी एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो जितने भी विद्रोह टाइप के प्रश्न आते हैं वहां से एक प्रश्न देखने को जरूर मिल जाएगा, चाहे वो विद्रोह हो, किसान आंदोलन हो, ये सभी से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। एक प्रश्न पूछा है, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है भाई वो सिद्धू कानू। सिद्धू कानू ने तो कोल विद्रोह का नहीं, सिद्धू कानू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसका? संथाल विद्रोह का। संथाल विद्रोह। और संथाल विद्रोह का नेतृत्व कब हुआ था? तो याद रख लीजिएगा 1855-56 में। 1855-56 में संथाल विद्रोह देखने को मिला। और सिद्धू कानू के साथ साथ जो थे चांद भैरव भी इसमें शामिल थे। चांद भैरव भी शामिल थे इसमें। बिरसा मुंडा से याद रख लेना है, इन्होंने जो है उलगुलान विद्रोह, उल गुलान विद्रोह का नेतृत्व किया है। उलगुलान विद्रोह, या फिर इसी को ही मुंडा विद्रोह भी कहा जाता था, मुंडा विद्रोह। तो उलगुलान विद्रोह या मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने कर रखा है। और ये कब किया था? तो 1899 में किया था। 1899 से 1900 के बीच में जो है मुंडा विद्रोह देखने को मिला था। बट मोस्टली जो है 1899 ही देखने को मिलता है ऑप्शन में। तो 1899 से 1900 के बीच में मुंडा विद्रोह देखने को मिला था, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। और बिरसा मुंडा को धरती अब्बा के नाम से या धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। धरती आबा। धरती आबा के नाम से किसे? तो बिरसा मुंडा को जाना जाता है। बिरसा मुंडा को रांची के जेल में भी रखा गया था, जहां पर उनकी डेथ हो गई थी, जेल में है। इस बात को भी ध्यान रख लेना है। कोल विद्रोह का नेतृत्व भाई, तो ये आपके बुद्धो भगत हो जाते हैं जिन्होंने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। और कोल विद्रोह जो है ये कहां पर देखने को मिला था? तो छोटा नागपुर वाले इलाके में देखने को मिला। और इसका नेतृत्व जो है ये कब हुआ है? तो 1832-33 के बीच में हुआ है। 1832-33 के बीच में कोल विद्रोह देखने को मिला है, ध्यान रख लेना है। अहरार आंदोलन से कौन जुड़े हुए नहीं थे? नहीं पूछा है आपसे, तो अहरार आंदोलन से कौन जुड़े हुए नहीं थे? नहीं को ध्यान में रखिएगा बीपीएससी में, नहीं तो आंसर गलत करके आओगे। तो भाई मौलाना अल्ताफ हुसैन अली ही उससे जुड़े हुए नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। मजरूल हक जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, और जफर अली खां, ये दोनों तो उसमें भाई शामिल थे। ये दोनों उससे क्या हुए थे? तो ये दोनों उससे जुड़े हुए थे, अहरार आंदोलन से ये दोनों जुड़े हुए थे, मजरूल हक और क्या बोलते हैं, जफर अली खां। ये अहरार आंदोलन एक्चुअली हुआ कब था? तो याद रख लेना 1910 में अहरार आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने करा था? तो मोहम्मद अली जिन्नाह ने करा था। मोहम्मद अली जिन्नाह ने जो है, जिन्ना, अरे मोहम्मद अली जिन्नाह ने जो है इस अहरार आंदोलन का नेतृत्व किया था, ध्यान में रख लियो आप लोग। मुजफ्फरपुर बम कांड में देखो, मुजफ्फरपुर बम कांड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और शानदार टॉपिक है बिहार के एग्जाम के लिए। तो पूछ रहा है मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा किसे दी गई? तो देखो बीपीएससी में थोड़ा सा फंसाने वाला दे दिया आपसे। नॉर्मल सा क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछ रखा है कि कौन कौन शामिल थे या फिर कब हुआ, ये नहीं पूछा है। पूछ लिया क्या यहाँ पर कि फांसी की सजा किसे दी गई? तो मुजफ्फरपुर बम कांड में पहली बात तो याद रख लियो, दो लोग शामिल थे। शामिल कौन कौन थे? तो एक याद रख लेना, खुदीराम बोस। तो शामिल कौन कौन थे? तो खुदीराम बोस। और शामिल कौन थे? तो एक शामिल थे प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी भाई इस मुजफ्फरपुर बम कांड में शामिल थे। देखो एक्चुअली ये मुजफ्फरपुर बम कांड में हुआ क्या था? तो देखो इसमें जो है किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था। किंग्स फोर्ट का ट्रांसफर हो गया था मुजफ्फरपुर, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर जब किंग्स फोर्ट जा रहे थे, तो मजिस्ट्रेट के रूप में उनका ट्रांसफर हुआ था मुजफ्फरपुर में। तो जब वो मुजफ्फरपुर जा रहे थे, तो तभी खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी ने उनकी गाड़ी पर बम फेंक दिया था। लेकिन बाय चांस जो है आपके जो किंग्स फोर्ट थे वो बच गए, बट जो उनकी पत्नी थी, पत्नी और उनका जो बच्चा था वो मारा गया था, ठीक है। तो उनकी पत्नी और बच्ची वो मारा गया था इस बम कांड में। तो इसी बम कांड के तहत जो है खुदीराम बोस को जो है फांसी की सजा दी गई। खुदीराम बोस को
फांसी की सजा दी गई, और प्रफुल्ल चाकी ने डर से क्या किया था, तो सुसाइड कर लिया था, सुसाइड कर लिया था। अब नेक्स्ट टाइम ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि खुदीराम बोस को फांसी की सजा कब दी गई, तो याद रख लेना है 1 अगस्त 1908 को जो है खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। कहाँ पर दी गई, तो भाई मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में। कहाँ पर, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल, सेंट्रल जेल में। तो मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। अब इसका जो है मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल का जो है नाम बदलकर क्या हो गया है, तो नया नेम इसका हो गया है क्या, तो भाई खुदीराम बोस सेंट्रल जेल, खुदीराम बोस, खुदीराम बोस सेंट्रल जेल, सेंट्रल जेल। तो खुदीराम बोस सेंट्रल जेल अब इसका न्यू नेम हो चुका है। तो याद रख लीजिएगा कि 1 अगस्त, अब नेक्स्ट टाइम ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब फांसी की सजा हुई, तो 1 अगस्त 1908 को, और कहाँ कहाँ पर, किस जेल में, तो मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में हो गई थी ये। मुझे अच्छा, अब फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ कब था, तो याद रख लीजिएगा ये मुजफ्फरपुर बम कांड जो है 30 अप्रैल 1908 में देखने को मिला था। 30 अप्रैल 1908 में जो है मुजफ्फरपुर बम कांड आपको देखने को मिल गया था। ये आपको ध्यान में जरूर रख लेना है, ये आपका जो ये हुआ था, ठीक है। तो 30 अप्रैल 1908 में जो ये कांड हुआ था, ये हुआ था 30 अप्रैल 1908 में, ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट, किसने कांग्रेस की यह कहकर हंसी उड़ाई कि कांग्रेस जो है वो सूक्ष्म जनता का प्रतिनिधित्व करता है, तो किसने ये कहकर हंसी उड़ाया था कि कांग्रेस सूक्ष्म जनता का प्रतिनिधित्व करता है, तो भाई देखो स्टेटमेंट वाले प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, बट पूछे जा सकते हैं, ये श्योर रहना। तो स्टेटमेंट वाले प्रश्न ही एक बार आप लोगों को देख लेना है। तो कर्जन, तो कर्जन, कर्जन ही वही शख्स है भाई, कर्जन वो शख्स है जिन्होंने बंगाल का विभाजन कराया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन से यही जुड़े हुए थे, यही वायसराय थे उस टाइम पे। बंगाल विभाजन 1905 में इसी के टाइम पर हुआ था। नेक्स्ट याद रख लीजिएगा, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये जो है कांग्रेस को अपने सामने मरने की इच्छा रखते हैं, कांग्रेस को अपने आंख के सामने मरने की इच्छा रखते हैं, अपने आंख के सामने क्या करते हैं, तो मरने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। मिनटों से याद रख लीजिएगा कि इनके टाइम पर पहली जनगणना हुई थी, जनगणना, गणना, जनगणना हुई। तो सबसे पहले जनगणना किसके टाइम पर हुई, फर्स्ट जो है मिंटो के टाइम पर हुई है। और नियमित जनगणना पूछ ले तो लॉर्ड रिपन के टाइम पर, नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के टाइम पर। डफरिन ने इस बात को कहा था कि कांग्रेस सूक्ष्म जनता का प्रतिनिधित्व करता है, किसने कहा था, तो डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस जो है भाई वो सूक्ष्म जनता का प्रतिनिधित्व करता है। और ये जो है डफरिन, डफरिन के समय ही कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। अगर पूछ ले आपसे कि कांग्रेस का गठन कब हुआ था, तो डफरिन के समय जो है कांग्रेस का गठन आपको देखने को मिला था, ठीक है। और ये कांग्रेस का गठन कब, तो 28 दिसंबर 1800 कितना बताया है मैंने आपको, 28 दिसंबर 1885। नेक्स्ट, यहाँ पर प्रश्न है ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना, तो भाई ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किसने की, तो देखो बहुत सारे तो यहाँ पर आंसर देके चले जाएंगे भीमराव अम्बेडकर, तो भाई भीमराव अम्बेडकर तो सही होना नहीं है, सभी देखेंगे क्या हरिजन जुड़ा हुआ है शब्द, तो भीमराव अम्बेडकर लगा के चला जाएगा, बट अम्बेडकर इसका सही आंसर नहीं होगा। जब भी आपको हरिजन शब्द देखने को कहीं भी मिल जाए, तो वहां पे हमेशा आंसर आपको महात्मा गांधी लगाना है, हमेशा आपका करेक्ट होगा। तो जब भी हरिजन शब्द देखने को मिले महात्मा गांधी आंसर लगा दीजिए, करेक्ट होगा, ये 100% मैं कहता हूँ, कंफर्म होके कह रहा हूँ। तो हरिजन मिले महात्मा गांधी लगा देना, कोई गलत नहीं कर सकता है, कोई काट नहीं सकता है, ठीक है। तो ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किसने करी है, तो ये तो आगे मैं बताऊंगा, पहले इसकी स्थापना कब हुई, तो याद रख लीजिएगा सितंबर 1932 में, मंथ के साथ याद रख लेना है, सितंबर 1932 में हरिजन संघ की स्थापना, स्थापना किसने करा है, तो याद रखना है भाई कि गांधी जी ने हरिजन संघ की स्थापना करी है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन थे, ऑल इंडिया हरिजन संघ के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष याद रख लेना है घनश्याम दास बिरला, घनश्याम दास बिरला। ऑल इंडिया हरिजन संघ के अध्यक्ष कौन थे, तो घनश्याम दास बिरला। और अगर सचिव पूछ ले, सचिव, सचिव पूछ ले, तो याद रख लीजिए अमृतलाल ठक्कर, अमृतलाल ठक्कर, अमृतलाल ठक्कर याद रख लेना है, ठीक है। तो अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला, सचिव अमृतलाल ठक्कर, यही आपको याद रखते हुए चलना है।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वंदे मातरम समाचार पत्र किसने लिखा? तो देखो, समाचार पत्र से, मैगजीन से तो मैं हमेशा कहता हूँ भाई कि एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, और मिलेगा भी, देख लेना, ये मैं 100% कह रहा हूँ कि मिलेगा, समाचार पत्र से क्वेश्चन देखने को या फिर बुक से क्वेश्चन देखने को 100% मैं कह रहा हूँ कि मिलेगा आपके एग्जाम में। तो वंदे मातरम समाचार पत्र किसने लिखा? तो अरविंदो घोष, बिल्कुल यही करेक्ट आंसर है भाई। अरविंदो घोष ने जो है वंदे मातरम समाचार पत्र लिख रखा है। कब लिखा था? तो याद रख लेना है 1906 में, 1906 में वंदे मातरम समाचार पत्र लिखा है 1906 में। और ये कहाँ पर लिखा था? तो भारत में लिखा था, भारत में। किस भाषा में लिखा? तो भाई बांग्ला भाषा में लिखा था, बांग्ला भाषा में, ठीक है। ऑल इंडिया समाचार पत्र, जो ये वंदे मातरम है भाई, वंदे मातरम समाचार पत्र, ये एक पेरिस में भी लिखा गया था। ये एक समाचार पत्र जो है पेरिस में भी लिखा गया था, और उसे लिखने वाले कौन थे? तो लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने वंदे मातरम समाचार पत्र पेरिस में भी लिखा है, तो दोनों तरह से याद रख लेना है। लाला हरदयाल, लाला हरदयाल ने कहाँ पर लिख रखा है? तो लाला हरदयाल ने पेरिस में लिखा था वंदे मातरम समाचार पत्र। किस भाषा में? तो इंग्लिश में लिखा था, इंग्लिश में। और ये कब लिखा था? तो ये लिखा था इन्होंने 1909, 1909 में लिखा था। ये वाला 1906 में लिखाया था, अरविंद घोष वाला, और लाला हरदयाल वाला 1909 में लिखाया था। युगल किशोर ने क्या लिखा था भाई? तो युगल किशोर ने एक आपका लिखा था बुक, उदंत मार्तंड की। क्या लिखा था? उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड, ठीक है। उदंत मार्तंड किसने लिखा है? तो युगल किशोर ने। गंगाधर भट्टाचार्य ने क्या लिखा था भाई? तो ये इन्होंने लिखा था कलकत्ता गजट। कलकत्ता गजट ही ना, देखो याद तो मुझे आ रहा है यही, हाँ, कलकत्ता गजट ही इन्होंने लिखा था। गंगाधर भट्टाचार्य ने क्या लिखा था? तो कलकत्ता गजट लिखा था, ध्यान में रख लीजिएगा, कलकत्ता गजट लिखा था। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो भाई पटना कॉलेज की स्थापना, और यहाँ से प्रश्न तो इम्पोर्टेंट है, 100% मैं कह देता हूँ कि एक क्वेश्चन फिक्स है, ये 100% कह रहा हूँ कि एक से दो क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से। तो पटना कॉलेज की स्थापना, तो देखो 1940 में, और इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस आपसे बहुत बार कर रखा है, आज फिर डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखो पटना कॉलेज की स्थापना 1940 में नहीं, इस टाइम पे जो है पटना महिला कॉलेज की स्थापना हुई थी। पटना महिला कॉलेज, पटना महिला कॉलेज की स्थापना हुई। कौन कौन इससे जुड़े हुए थे? तो एक याद रख लेना, विशप विजय सोलविन, विजय सुलविन, कौन? विशप विजय सुलविन इससे जुड़े हुए थे, ठीक है। एक याद रख लेना, एस जे बिशप, एस जे बिशप, एस जे बिशप याद रख लेना। और एक याद रख लेना आप लोग, एम जॉब्सिन, एम जॉब्सिन, एम जॉब्सिन, एम जॉब्सिन, ठीक है। तो एम जॉब्सिन आपको याद रख लेना है। तो बिशप विजय सुलविन, एस से बिशप, और एम जॉब्सिन, ये आपके पटना महिला कॉलेज के संस्थापक के रूप में ये लोग थे, ठीक है। पटना कॉलेज की बात की गई है। अब 1916 है, तो याद रख लेना 1916 में जो है पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई है। हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में, मंथ के साथ बता आपको याद रख लेना है। तो 3 फरवरी 1916, तो 3 फरवरी 1916 में जो है पटना कॉलेज, मंथ अभी पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, मंथ भी दे देता है कभी कभी, तो मंथ के साथ याद रख लीजिएगा। 1863, तो भाई 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना, लेकिन डेट और मंथ के साथ याद रख लेना है। तो 9 जनवरी 1863, 9 जनवरी 1863 को पटना कॉलेज की स्थापना। अगर आपसे पूछा जाए लॉ कॉलेज, तो लॉ कॉलेज की स्थापना जुलाई 1909, जुलाई 1909 में, ठीक है। अगर पूछा जाए पटना मेडिकल कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज बोले तो याद रख लीजिएगा 25 फरवरी 1925, 25 फरवरी 1925, ठीक है। साइंस कॉलेज पूछ ले, साइंस कॉलेज, पटना में जो साइंस कॉलेज है भाई, अगर साइंस कॉलेज पूछ ले तो 15 नवंबर 1927 याद रख लेना है, 15 नवंबर 1927 याद रख लेना है। और आपको क्या याद रख लेना है? अगर आपसे पटना संग्रहालय पूछ ले, पटना संग्रहालय जो पटना म्यूजियम है, पटना संग्रहालय पूछ ले तो याद रख लीजिएगा कि ये 1917 में हुआ इसका स्थापना, 1917 में। अगर आपसे पूछ ले भाई कि नालंदा संग्रहालय, नालंदा जो म्यूजियम है, तो नालंदा संग्रहालय भी आपका अप्रैल 1917 में हुआ है, 1917 में अप्रैल मंथ में हुआ था, ठीक है। अगर गोलघर पूछ ले, गोलघर, गोलघर जो कि आपका पटना में है, तो ये जुलाई 1786 में देखने को मिला था, जुलाई 1786 में गोलघर।
क्या इसे किसने बनाया था? तो याद रख लिया, जॉन गास्टिन ने इसे बनाया था। गोल घर को किसने बनाया है? तो जॉन गास्टिन ने जॉन गोल घर को बनाया था। और किसने बनवाया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने बनवाया था। वारेन हेस्टिंग्स ने बनवाया था, बट बनाया जॉन गास्टिन ने था। ठीक है, गोल घर को। तो अब इससे बाहर तो भाई प्रश्न जाना नहीं है, इतना मैंने डिस्कस कर दिया, इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिहार में चीनी उत्पादन सर्वाधिक, तो देखो चीनी उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी 100% फिक्स रखिए कि दो प्रश्न पूछे जाएंगे। 100% फिक्स रखिए कि दो प्रश्न पूछेंगे यहाँ से, 100% 2 मार्क के लिए। चीनी उत्पादन सर्वाधिक, देखो रोहतास की बात करी गई है तो रोहतास नहीं होगा। रोहतास में भाई धान और गेहूं सबसे ज्यादा, धान गेहूं सबसे ज्यादा। कटिहार में भी नहीं, कटिहार में सबसे ज्यादा मक्का, कटिहार में सबसे ज्यादा मक्का। पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा चीनी। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा चीनी। अगर गन्ना पूछ ले तो गन्ना भी पश्चिमी चंपारण में, चीनी वहां है तो गन्ना भी भाई वहीं पर होगा, पश्चिमी चंपारण में। और अगर ज्वार या जौ पूछ ले, जौ पूछ ले तो जौ भी पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, अगर आपसे जूट पूछा जाए कि गोल्डन फाइबर जिसे कहते हो स्वर्णिम रेशा, गोल्डन फाइबर जूट, तो जूट अगर बिहार में पूछा जाए तो पूर्णिया। पूर्णिया वही एरिया है जहां से पप्पू यादव आपके विधायक हैं, जिसका कि आपका जो वो लिटरेसी रेट सबसे कम है पूर्णिया का, लिटरेसी रेट साक्षरता दर सबसे कम पूर्णिया का। ये भी क्वेश्चन बनता है एक। आलू का आप लोग बताइए क्या है? तो आलू भाई पटना होता है। ठीक है, आलू पटना में। अगर दाल भी पूछ ले तो दलहन जितने भी होते हैं पटना में। दूध भी अगर पूछ ले कि ज्यादा, तो दूध भी पटना में। ठीक है। चाय अगर पूछा जाए आपसे तो चाय याद रख लीजिएगा किशनगंज में। किशनगंज में चाय, किशनगंज में चाय सबसे ज्यादा। लीची, तो लीची में तो यादें रख लेना है आपको। लीची तो मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर वाली लीची, शाही लीची कहाँ पर भाई? तो शाही लीची भी मुजफ्फरपुर वाली, शाही लीची मुजफ्फरपुर, लीची मुजफ्फरपुर। मखाना, एक सेकंड रुक जाओ। मखाना क्या याद रख लेना है? तो मखाना याद रख लेना है मिथिलांचल। मखाना मिथिलांचल, और मिथिलांचल में भी भाई आप लोग याद जैसे रख सकते हैं दरभंगा, कटिहार और मुजफ्फरपुर। ठीक है। मछली पूछ ले तो मछली मधुबनी याद रख लीजिएगा, मधुबनी। मधुबनी के साथ साथ दरभंगा भी याद रख सकते हो। आज मुझे यार नींद जैसा लग रहा है। ठीक है, नींद लग रहा है मुझे आज। आ, अगर अफीम पूछा जाए तो अफीम याद रख लेना है मुंगेर, बक्सर। ठीक है, इस तरह से याद रख लीजिए। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो भाई सोन नदी का उत्पत्ति स्थल है अमरकंटक। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल क्या है? तो अमरकंटक। ये कहाँ स्थित है? तो विंध्य श्रेणी में नहीं है, सतपुरा में नहीं है भाई, ये मैकाल श्रेणी में आपका है। कहाँ पर? तो मैकाल श्रेणी में है, याद रख लेना है। निम्न में कौन सा वृहद ग्रह नहीं है? वृहद ग्रह नहीं है, वृहद मीन्स बड़ा ग्रह नहीं है। तो भाई बृहस्पति, तो बृहस्पति तो ये सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। ठीक है। मंगल, तो मंगल आपका जो है ये आपका वृहद ग्रह नहीं है, मंगल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मंगल के साथ में एक चीज और याद रख लीजिए, शनि भी जो है, शनि भी जो है वृहद ग्रह नहीं है भाई, याद रख लेना है। उह, मंगल को ही लाल ग्रह भी कहा जाता है। लाल ग्रह क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड है, इसलिए ये लाल ग्रह कहा जाता है। शुक्र को सांझ का तारा, सुबह का तारा या भोर का तारा, पृथ्वी की बहिन, पृथ्वी की बहिन किसे? शुक्र को, या फिर जुड़वा ग्रह, जुड़वा ग्रह शुक्र को। ठीक है, क्योंकि इसका शेप एंड साइज अर्थ की तरह है, इसीलिए इसे जुड़वा ग्रह भी कहते हैं।
राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा सदस्य बनने का न्यूनतम आयु भाई 25 वर्ष नहीं है। 25 वर्ष तो आपका लोकसभा और विधानसभा का है ना। लोकसभा सदस्य और जो आपका विधानसभा होता है एमएलए बनने का, विधानसभा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा और विधानसभा मतलब कि एमपी और एमएलए बनने के लिए 25 साल। ठीक है। 35 साल जो है आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए। तीस साल जो है आपका राज्य राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल, और विधान परिषद का भी सदस्य बनने के लिए 30 साल। विधान परिषद, पंचायत का पूछ ले 21 साल। वोट देने की आयु तो 18 साल। ठीक है। देखो राज्यसभा लोकसभा के बारे में मैं यहाँ पर थोड़ा आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। एक तरफ ले लो राज्यसभा, एक तरफ ले लो लोकसभा। लोकसभा राज्यसभा का आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल याद रख लीजिएगा, आर्टिकल 80 में है राज्यसभा। लोकसभा है आर्टिकल 81 में। ठीक है। अधिकतम कितना सदस्य होता है राज्यसभा में? तो 250 अधिकतम। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो 245 सदस्य हैं राज्यसभा में वर्तमान में। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन। ये कभी भी भंग नहीं होता है, कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। इसे राज्य का सदन भी कहा जाता है, राज्यों का सदन, राज्यों का सदन कहा जाता है। ठीक है। बिहार में कितने राज्यसभाएं? तो बिहार में जो है 16 राज्यसभाएं, 16। ठीक है, याद रख लेना है। इसके जो सभापति होते हैं राज्यसभा के सभापति, ये उपराष्ट्रपति होते हैं। सभापति कौन? तो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति। वहीं बात करी जाए लोकसभा की तो अधिकतम 552 सीट होते हैं। वर्तमान में कितने हैं? तो 543 से वर्तमान में। ये क्या है? तो निम्न सदन है, निम्न सदन है। ये क्या होता है? ये भंग होता है, भंग होता है, भंग होता है। इसे भंग किया जा सकता है। लोकसभा भंग होता है और भंग करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होता है। ये एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? तो अस्थायी सदन है, लेकिन लोकसभा अस्थायी सदन है और ये भंग होता है और इसकी शक्ति राष्ट्रपति के पास है। इसे जो है जनता का सदन कहा जाता है, जनता का सदन। राज्यसभा को राज्यों का सदन और लोकसभा को जनता का सदन। इसे प्रथम सदन भी कहते हैं, प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। ठीक है। अगर बिहार में पूछ ले तो बिहार में 40 सीट हैं लोकसभा के, 40। और इसके जो सभापति होते हैं, ये जो स्पीकर महोदय होते हैं, इसके सभापति स्पीकर, स्पीकर महोदय भाई जो अभी ओम बिरला है रिसेंट टाइम में, तो स्पीकर होते हैं लोकसभा के सभापति। और राज्यसभा लोकसभा के बारे में जितना भी हो सकता था मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। तो भाई ये सेशन आप लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, फुल देखिएगा। इससे बेहतरीन सेशन शायद ही मिले। आज थोड़ा मुझे नींद आ रहा था इसलिए मैंने आज थोड़ा कम डिस्कशन कराया है, बट फिर भी बहुत डिस्कशन है इसमें भी जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। चलिए फिर मैं मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।